अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके। आज हम बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई पे। लॉरेंस बिश्नोई कौन है, इसका गैंग क्या है, इसके दो मुख्तलिफ हिस्सों पे आज हम बात करेंगे। इसके बारे में बुनियादी चीजें तो सबको पता है। हालिया दौर में जो दो वाकयात हुए, खासतौर पे सलमान खान को कत्ल की धमकी देना हो या बाबा ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी उर्फ बाबा सिद्दीकी का कत्ल हो, इस पे सब ने सुना होगा कि लॉरेंस बिश्नोई कौन है, उसका गैंग क्या है। पर इसका एक दूसरा पहलू भी है और ये जो दूसरा पहलू है इस पे आज तक बहुत कम बात की गई है। तो आइए शुरू करते हैं। Lawrence Bishnoi, against whom there are multiple cases. With the notorious gangster Lawrence Bishnoi. देश की सबसे बड़ी एजेंसी NIA उसके पीछे लगी है। एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग चर्चा में आ गया है। सलमान खान को लगातार धमकाने वाला लॉरेंस बिश्नोई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, ये सारा काम लॉरेंस बिश्नोई ने किया। एक मकसद है सर, उसके लिए हम इसको कह रहे हैं कि और कोई नहीं। बाकी अहंकार है वो तो भगवान किसी का भी नहीं छोड़ता। अगर हम लॉरेंस बिश्नोई की आगाज़ या पैदाइश की बात करें तो 12 फरवरी 1992 को पाकिस्तान और भारत की सरहद पे मौजूद भारतीय पंजाब का एक गांव है धतरावाला, जहां इसकी पैदाइश होती है। और ये बात आपके लिए दिलचस्पी का बायस होगी कि लॉरेंस बिश्नोई का असल नाम लॉरेंस नहीं है। अभी तो लॉरेंस ही है, लेकिन जब इसकी पैदाइश हुई थी तब इसका नाम बालकरण सिंह रखा गया था। और फिर दो मुख्तलिफ वाकयात आते हैं। एक तो ये कि भाई ये बहुत गोरा चिट्टा था तो उसकी माँ ने इसलिए इसका नाम लॉरेंस रख दिया बाद में। और जो दूसरी बात है जो बड़ी मुस्तहकम है, जिसके बड़े सोर्सेस ही मिलते हैं, वो ये कि जब ये स्कूल में गया तो लॉरेंस नाम इसको पसंद आया। इसे लगा कि मेरे साथ लॉरेंस नाम ज्यादा सूट करेगा, लिहाजा इसने अपना नाम बालकरण से बदल के लॉरेंस रखवा दिया और यूं बालकरण बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई बन गया। लॉरेंस बिश्नोई के नाम का दूसरा हिस्सा यानी कि बिश्नोई बहुत अहमियत का हामिल है और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे जाके मालूम पड़ेगा। पहले मैं आपको जरा बिश्नोई की तारीख बता दूं। बिश्नोई दरअसल एक कम्युनिटी है जो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में आबाद है और कोई 500 साल से आबाद है। और इस कम्युनिटी के बारे में कहा जाता है कि इनके लिए किसी भी जिंदा जीवन को यानी किसी भी जिंदा शय को, खास तौर पे जानवरों को और हरे दरख्तों को नुकसान पहुंचाना सख्त ममनू है। ये बहुत प्रोटेक्शन करते हैं उनकी। खास तौर पे काला हिरन। काले हिरन के बारे में बिश्नोई अकीदे के मुताबिक कि ये एक स्पिरिचुअल एनिमल है, कि यानी एक ऐसा जानवर है जो इनके लिए रूहानी अहमियत रखता है इनके मजहबी अकायद के मुताबिक। गुरु जाम्भेश्वर थे जिन्होंने इस अकीदे का नज़रिए का आगाज़ किया आज से 500 साल पहले। और इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में बिश्नोई अकीदे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में मौजूद हैं। बिश्नोई ख़वातीन के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब कोई हिरन, नौमौलूद हिरन, जो हिरन का बच्चा पैदा होता है, इस दौरान अगर उसकी माँ मर जाए तो बिश्नोई कबीले या बिश्नोई अकीदे से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन उस नौमौलूद बच्चे को, हिरन के बच्चे को, अपना दूध पिला के पालती हैं। यानी इससे अंदाज़ा होता है कि वहाँ मौजूद जानवरों से और दरख्तों से इनका कितना गहरा लगाव है। यहाँ मैंने अभी दरख्तों का जिक्र किया तो दरख्तों से मुझे याद आया कि पंजाबी का एक बहुत मशहूर गाना है, समी मेरी वार मैं वारी नहीं समी। अगर मैं आपको कहूँ कि एक फोक लोर के मुताबिक ये गाना बिश्नोई अकीदे से बड़ा गहरा ताल्लुक़ रखता है। और वो फोक लोर या लोक दास्तान कुछ यूँ है कि एक राजस्थान के महाराजा थे जिन्हें एक अपना महल तामीर करने का ख्याल हुआ। उन्होंने क्या किया कि उनको दरकार हुई लकड़ी जंड की, और जंड की लकड़ी उसी रीजन में पाई जाती है जहाँ पे बिश्नोई अकीदे के लोग रहते हैं। वो निकल पड़े उस लकड़ी को हासिल करने के लिए। खिजरली उस इलाके का नाम था जहां महाराजा के सिपाही पहुंचे और जंड का दरख्त काटना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि इसी इलाके में खातून थी जिनका नाम था अमृता देवी। अमृता देवी जंड के दरख्त से लिपट गईं और कहा कि इस दरख्त को काटने से पहले तुम्हें मेरे जिस्म के टुकड़े करना पड़ेंगे। सिपाहियों ने यही किया। सिपाहियों ने अमृता देवी का जिस्म टुकड़े टुकड़े कर दिया। होना तो ये चाहिए था कि ये देख के बाकी लोग डर जाते, लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि अमृता देवी की तीनों बेटियां, जिनके नाम आंसू, रत्नी और भागू थे, वो भी दरख्तों से लिपट गईं और कहा समी मेरी वार मैं वारी। समी संस्कृत और राजस्थानी में जंड के दरख्त को कहा जाता है और इस लफ्ज समी मेरी वार यानी समी अब मेरी बारी, मैं वारी, मैं कुर्बान तुझ पे। और इस लोक दास्तान के मुताबिक 1730 में यह वाक़या पेश आया और 363 बिश्नोई ख़वातीन दरख्तों से यह कहते हुए लिपट गईं कि समी मेरी वार मैं वारी नहीं समी है। अब ये वाक़या कितना सच्चा है, कितना झूठा है, कितनी इसे मुबालगा आराई है, इस बारे में तारीख खामोश है। लेकिन इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि दरख्तों और जानवरों के लिए बिश्नोई अकीदा कितना हसास है और इसको कितनी अहमियत देता है। और यहाँ जो मैंने काले हिरन का जिक्र किया है कि वो एक रूहानी अहमियत रखता है बिश्नोई अकीदे के लिए,
इसकी अहमियत आपको वीडियो के आखिरी हिस्से में भी समझ आ जाएगी। लॉरेंस बिश्नोई का नाम, उसकी तारीख, एक थोड़ा सा मैंने आपको इसका आइडिया दे दिया है। अब आ जाते हैं वापस लॉरेंस बिश्नोई की ज़मानत तालिब इल्मी पे। ये साल है 2008। लॉरेंस बिश्नोई है कॉलेज का स्टूडेंट और यहाँ से इसने आगाज़ किया अमली सियासत में हिस्सा लेने का। इसने चुना स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स को कि यहाँ इसका दोस्त रॉबिन बरार इलेक्शन में खड़ा हो रहा था और चूंकि ये शुरू से ही गुंडा फितरत शख्स था, लिहाजा इसने ये किया कि रॉबिन बरार के मुखालिफ जो उम्मीदवार खड़ा था उस पर फायरिंग कर दी। उस फायरिंग से मुखालिफ उम्मीदवार तो महफूज रहा पर एक आम स्टूडेंट जख्मी हो गया। लिहाजा इस बुनियाद पे लॉरेंस बिश्नोई पे पहली इक़दाम कत्ल या कंटेम्प्ट ऑफ मर्डर की FIR हुई और ये जेल चला गया। वो कहते हैं ना कि जैसा इंसान खुद होता है वैसे ही उसे लोग मिलते चले जाते हैं। इसी कुलिये की बुनियाद पे जब लॉरेंस बिश्नोई जेल गया तो वहाँ इसकी दोस्ती होती है रोहित दपला से। रोहित दपला हथियारों का एक स्मगलर था, लिहाजा एक गुंडा और एक हथियारों का सप्लायर, दोस्ती होना तो बनती थी। तो यहाँ से एक और नया सिलसिला शुरू हुआ जहाँ लॉरेंस ने हथियारों की स्मगलिंग शुरू कर दी और इसी दौरान कॉलेज के इलेक्शन भी मुकम्मल हो गए। लेकिन इस इलेक्शन में लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त बहुत बुरी तरीके से हार गया। लॉरेंस को ये गुस्सा था कि यार मेरे जेल में होने की वजह से मेरा दोस्त जो है वो इलेक्शन हार गया। लिहाजा जब उसे जमानत पे रिहाई मिलती है तो पहला काम ये करता है कि जीतने वाले उम्मीदवार के भाई पे फायरिंग करके उसको जख्मी कर देता है और यहाँ कटती है उस पर एक और FIR इक़दाम कत्ल की, यानी कि एक ही साल के अंदर 2 इक़दाम कत्ल की FIR है और फिर से वो चला जाता है जेल। इस दफ़ा उसे डाला जाता है चंडीगढ़ जेल में और चंडीगढ़ जेल में उसकी मुलाकात होती है दाविंदर बबला से। दाविंदर बबला मुकामी गुंडों का सरबराह होता है और यहाँ से लॉरेंस बिश्नोई सीखता है कि गैंग किस तरह बड़ा किया जाता है। असले की तरसील भी आ गई एक जेल से और दूसरे जेल से गुंडों की तरसील या अपने गैंग किस तरह बढ़ाया जाए ये तरीका भी सीख लेता है। इक़दाम कत्ल के दूसरे मुकदमे से जमानत मिलने के बाद लॉरेंस बिश्नोई की गुंडागर्दी मजीद बढ़ जाती है, यहाँ तक कि कॉलेज दौर ख़त्म होता है, यूनिवर्सिटी का दौर आ जाता है और बिल आखिर 2011 का साल वो साल था जब लॉरेंस बिश्नोई पंजाब यूनिवर्सिटी का इलेक्शन जीत जाता है। यूनिवर्सिटी दौर में भी वो बहुत अहम लोगों से दोस्तियाँ करता है, जिसमें सबसे अहम और बड़ा नाम आता है गोल्डी बरार का। ये नाम याद रखिएगा। अब तक लॉरेंस बिश्नोई का गैंग एक ऐसा गैंग बन चुका होता है जिसका पूरे पंजाब के तालीमी अदारों पे असर और रसूख होता है। जहां लॉरेंस बिश्नोई का सादा सा असूल था, ना मुखालिफ को बर्दाश्त करना है, ना मुखालिफ के किसी ऐसे रुकन को बर्दाश्त करना है जो मेरे वोट तोड़ सके या मेरा असर रसूख कम कर सके। अगर किसी की टांगे तोड़नी पड़ी तो टांगे तोड़ी, किसी को गोली मारना पड़ी तो गोली मारी गई। लॉरेंस की मकबूलियत और कानून की कमजोरी का अंदाजा इस बात से लगाएं कि 2014 में जब उसे रोपर डिस्ट्रिक्ट जेल में डाला गया तो वहां से मौसूफ सोशल मीडिया पे लाइव आया करते थे। नौजवानों में इसकी मकबूलियत इतनी बढ़ती गई कि धड़ाधड़ इसके नाम से फेसबुक पेजेस बनने लग गए और ये मौसूफ भी अपने गुंडागर्दी, बदमाशी, स्मगलिंग के साथ साथ अपने PR पे काम करना शुरू कर दिए और फेसबुक पे बाकायदा इनकी पोस्टें आती थी जहां ये खुद साख्ता रॉबिन हुड बन के गरीब लोगों को इंसाफ दिलाने वाला कोई मसीहा बन के पेश आया करते थे कि जैसे किसी को कोई मसला है और पुलिस काम नहीं कर रही तो जी लॉरेंस बिश्नोई साहब आपका काम करेंगे। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब में एक आइकॉन बन चुका था, लेकिन उसे मजीद चाहिए था और मजीद चाहने के लिए या नेशनल लेवल पे मशहूर होने के लिए उसे अपनी दुश्मनियां भी नेशनल लेवल की करनी होंगी। लिहाजा उसने चुना सलमान खान को और वजह क्या थी? काला हिरन। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था वीडियो के आगाज में कि काला हिरन बिश्नोई कबीले के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। कुछ लोग उसे रूहानी तौर पर भी बहुत ज्यादा पूछते हैं और सलमान खान साहब वो सुपरस्टार थे जिन्हें 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं के दौरान काला हिरन के शिकार पे कानूनी तौर पे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और 2018 ही वो साल है जब सलमान खान को कैद की सजा सुनाई गई। लिहाजा मौका भी था और दस्तूर भी था। एक अदालत पेशी के दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने मीडिया से बात करते हुए खुलेआम धमकी दे दी कि सलमान खान को तो मैं ही मारूंगा और यहाँ से आगाज होता है कहानी के दूसरे हिस्से का। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। कहानी के दूसरे हिस्से का आगाज करने से कबल मैं आपको वापस पाकिस्तान लाना चाहूंगा, पाकिस्तान के शहर कराची और कराची की गैंग वॉर। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक आप लॉरेंस बिश्नोई की कहानी के दूसरे हिस्से को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि कराची में ऐसे मुतादिद गैंगस्टर दहशतगर्द रहे हैं जो जेल में होने के बावजूद कत्ल, अगवा,
भत्ताखोरी के तमाम नेटवर्क चलाते रहे हैं, जिसमें मशहूर नाम सोलत मिर्जा, अरशद पप्पू और हाजी लालू गैंग के हैं। लियारी गैंग वार की आप तारीख देखें तो लियारी के इलाके कलाकोट की अफशानी गली के दो भाइयों दाद मोहम्मद उर्फ दादल और शेर मोहम्मद उर्फ शेरू के मंशियात के धंधे से इसका आगाज होता है। इन दो भाइयों की मुखालफत में इकबाल उर्फ बाबू डकैत ने लियारी के इलाके कलरी में मंशियात बेचना शुरू कर दिया। मंशियात के इस गंदे धंधे में कौन सा इलाका किसका होगा और कौन करोड़ों रुपए के हामिल इस धंधे में कितना ज्यादा इलाका हथियाता है, इस पे इन दोनों गैंगों के दरमियान एक चिपकली शुरू हो गई। इसी दौरान जहानाबाद से एक और शख्स खड़ा होता है जिसने एक अपनी दुकान लगा ली, जिसका नाम था हाजी लालू। हाजी लालू अपने बेटों के साथ जहानाबाद के इलाके में मंशियात बेचना शुरू कर देता है। और याद रहे कि जहानाबाद इस तमाम मंशियात पट्टी का आखिरी कोना है और ये वही इलाका है कि जिसकी एक सरहद एशिया के एक मशहूर कब्रिस्तान मेवा शाह से भी जाकर मिलती है। यहाँ ये याद रखिएगा कि लियारी के इस पूरे रीजन में 3 गिरोह सरगर्म हो चुके थे। एक दादल का इलाका, दूसरा बाबू डकैत का इलाका और तीसरा हाजी लालू का इलाका। अब यहाँ होता ये है कि दादल और बाबू डकैत की जंग इतनी बढ़ती है कि इस जंग में बाबू डकैत मारा जाता है। यहाँ से शुरू होती है एक और दास्तान की, और वो दास्तान है रहमान डकैत की। रहमान डकैत बाबू डकैत का बेटा था। बाबू डकैत के मरने के बाद हाजी लालू ने उसे गोद ले लिया, उसके सर पे दस्ते शफकत रखा कि अब मैं तेरा बाप हूँ, और यूं रहमान डकैत मुंह बोला बेटा बन गया हाजी लालू का। और साथ ही बाबू डकैत का इलाका भी हाजी लालू के अंडर आ गया। अब जब रहमान डकैत को हाजी लालू का आसरा मिला और सपोर्ट मिली तो रहमान डकैत के अंदर का सफाक इंसान जाग गया। इसने चुन चुन कर दादल और शेरू के तमाम अरकान बशमूल दादल और शेरू ठिकाने लगा दिए। और ये वो वक्त था जब पूरे लियारी में हाजी लालू का डंका बजता था, क्योंकि हाजी लालू के सीधे हाथ पे बैठा था रहमान डकैत, वो उल्टे हाथ पे हाजी लालू का अपना बेटा बैठा था जिसका नाम था अरशद पप्पू। और यूं लियारी में 1 मैन रूल शुरू हुआ, जहां सिर्फ और सिर्फ हाजी लालू की हुक्मरानी थी, पर बदमाशी चलती थी रहमान डकैत की। और इस बात से हाजी लालू और उसका बेटा अरशद पप्पू बखूबी वाकिफ थे कि अब रहमान डकैत उनसे ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और ये बात रहमान डकैत भी जानता था कि जिस दिन मैंने ज्यादा ताकत पकड़ ली तो ये बाप बेटा मुझे अपने रास्ते का कांटा समझते हुए मरवा देंगे। लिहाजा इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफात का आगाज हुआ और रहमान डकैत ने अपना अलग गैंग बना लिया। अब वो दुश्मनी जो दादल और बाबू डकैत की थी अब कन्वर्ट हो चुकी थी हाजी लालू और रहमान डकैत की शक्ल में। यहाँ से अचानक एक सियासी अफरा तफरी का दौर पाकिस्तान में आता है और मुशर्रफ का मार्शल लॉ लग जाता है। मुशर्रफ के मार्शल लॉ लगाने के बाद कराची की सियासी डायनामिक्स में बहुत बड़ी तब्दीली आ गई। यहाँ एक अपॉर्चुनिटी नजर आई हाजी लालू और उसके बेटे अरशद पप्पू को कि अब अच्छा मौका है रहमान डकैत को खत्म करने का। लिहाजा ये दोनों बाप बेटे एक सियासी जमात की सरपरस्ती में आ गए और इन्होंने शर्त यही रखी कि हम आपको इलाका देंगे, आप बदले में हमें रहमान डकैत का सर दें। जब इन तमाम बातों की और डील की भनक रहमान डकैत को पड़ी तो वो यहाँ से फरार होके बलूचिस्तान चला गया और उस वक्त तक बलूचिस्तान रहा जब तक मुशर्रफ की हुकूमत खत्म नहीं हो गई। मुशर्रफ के आखिरी दिनों में जब पता चल गया कि अब मुशर्रफ के हाथ में ताकत नहीं रही तो रहमान डकैत वापस आ गया और इस दफा रहमान डकैत के सर पे भी एक सियासी जमात का हाथ था। रहमान डकैत की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि 18 अक्टूबर 2007 को पाकिस्तान की साबिका वजीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो पे कातलाना हमला होता है, खुदकुश हमला होता है। आप सबको वो याद होगा, जिसमें सैकड़ों लोग अपनी जान की बाजी हार गए थे। इस हमले के बाद उन्हें उनकी जाती रिहाइशगाह बिलावल हाउस तक बाहिफाजत पहुंचाने की जिम्मेदारी रहमान डकैत ने निभाई थी। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ऐसा शख्स जिसपे सैकड़ों एफआईआर्स हैं, मंशियात, भत्ताखोरी और कत्ल की, वो शख्स इतनी अहमियत का हामिल हो गया कि साबिका वज़ीर आज़म को उसकी हिफाजत में जाना पड़ा बिलावल हाउस। लेकिन अगर आप कराची की डायनामिक्स को समझते हैं और गैंग वार को समझते हैं तो आपका जवाब यकीन होगा जी हाँ, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 2007 में वापस आने के बाद रहमान डकैत इतना ताकतवर हो चुका था कि सियासी जमात जिसकी आशीर्वाद से वो यहाँ मौजूद था वो भी उससे कांपने लगी। रहमान डकैत तय करता था कि किसे लियाई से टिकट मिलेगा, कौन काउंसलर बनेगा, कौन जली नाजिम बनेगा। उसकी मर्जी या उसकी आशीर्वाद के बिना आप लियारी से वोट हासिल नहीं कर सकते थे। और उसके बाद वही हुआ जो हर उस बुरे काम करने वाले का अंजाम होता है, जो खुद को रियासत से, हुकूमत से या उसको पालने वालों से बड़ा समझने लग जाता है। जी हाँ, रहमान डकैत का इनकाउंटर कर दिया गया। वो ताकतवर शख्स
जिसके सामने वजीर हाथ बांधे खड़े रहते थे, बीच सड़क पे उसे मार दिया गया। और यहाँ से आगाज हुआ एक और शख्स का जिसे दुनिया जानती है उज़ैर बलोच के नाम से। उज़ैर बलोच और रहमान डकैत की कहानी में ये सिमिलरिटी है कि जिस तरह रहमान डकैत के बाप को मारा गया था तो जवाबन हाजी लालू ने रहमान डकैत को गोद ले लिया था, ठीक इसी तरह उज़ैर बलोच के बाप फैजू, जो कि एक टाइम कीपर था एक ट्रांसपोर्ट अड्डे में, बाद में तो कहा गया कि खुद ट्रांसपोर्टर था, पर वो ट्रांसपोर्टर नहीं था, वो बेसिकली एक टाइम कीपर था एक ट्रांसपोर्ट अड्डे में। फैजू को अरशद पप्पू गैंग ने मारा था और फैजू के कत्ल होने के बाद रहमान डकैत ने उज़ैर बलोच के सर पे हाथ रख दिया था, ठीक इसी तरह जिस तरह हाजी लालू ने रहमान डकैत के सर पे हाथ रखा था। रहमान डकैत के मरने के बाद अब तमाम जिम्मेदारियां आ चुकी थी उज़ैर बलोच के कंधे पे। अब चूंकि उज़ैर बलोच बाप को अरशद पप्पू ने कत्ल करवाया था, लिहाजा जब उज़ैर बलोच ने ताकत पकड़ी तो सबसे पहला काम यही किया कि अरशद पप्पू को कत्ल कर दिया। लेकिन अरशद पप्पू की आपको कोई लाश नहीं मिलेगी, कोई नामो-निशान नहीं मिलेगा उसकी लाश का, और वजह यह है कि उसको कत्ल करने के बाद उसके जिस्म के टुकड़े किए गए, उसके बाद उन्हें जलाया गया और उसकी राख गटर में बहा दी गई। यहाँ ये बताता चलूँ कि 2007-8 में ही रहमान डकैत ने अपनी एक सियासी विंग का बुनियाद रखा जिसका नाम था पीपल्स अमन कमेटी, और ये भी कहा जाता था कि ये पैरेलल निज़ाम बना रहा था रियासत का लियारी के अंदर, जहाँ जितना पॉलिटिकल वर्क होता वो पीपल्स अमन कमेटी देखती, और इसी के अंदर एक विंग बनाया गया था दहशतगर्दी का, जिसे बाजू का डी कंपनी का नाम भी दिया जाता है, और कहा जाता है कि बाबा लाडला नामी शख्स उस डी कंपनी को देखा करता था। इस दौरान इस गैंग वॉर में बहुत ताकतवर नाम आए, जिसमें बाबा लाडला, गफार जिक्री, झेंगू, और इनके काम और किरदार इतने गंदे थे, वो इतने जालमाना थे कि जिसे बताते हुए मेरी जुबान और सुनते हुए आपके कान सुन हो जाएंगे। और ये तमाम लोग वो थे जो किसी न किसी दौर में सियासी जमातों की आशीर्वाद से ज़मीन पे खुदा बने बैठे थे, और हमने वो वक्त भी देखा कि जब इनसे काम निकल चुका, जब ये किसी काम के ना रहे, तो इनका इस तरह से इनकाउंटर करके फेंका गया कि माँ सिवाय ईदी के कारिंदों के किसी के आगे आने की हिम्मत नहीं थी, कोई इनकी लाश को कंधा नहीं देना चाहता था। इस वीडियो का आखिरी हिस्सा और लॉरेंस बिश्नोई का मुतवक्का अंजाम जानने के लिए लियारी की तमाम कहानी सुनाना ज़रूरी था। जिस तरह कराची गैंग वॉर के मुख्तलिफ किरदार किसी न किसी दौर में किसी सियासी आशीर्वाद के तहत खुदा बने बैठे थे, ठीक इसी तरह आज लॉरेंस बिश्नोई मौजूदा भारतीय हुकूमत के सेटअप का एक अहम कारिंदा है। इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की जेल में एक सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा है। एक ऐसे बैरक में अकेला रहता है जहां 50 बंदों को रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे ये अकेला है, और उसकी तमाम सहूलियात कायम रहें और वो गुजरात जेल के अंदर ही रहे, इसको यकीनी बनाने के लिए भारतीय हुकूमत ने CRPC के सेक्शन 268 का सहारा लिया है कि जिसके तहत अब उसे जेल से मुंतकिल नहीं किया जा सकता, और साथ साथ ये फैसिलिटी भी दे दी गई है कि अदालती पेशी हो या कोई भी वजह हो, इसे जेल से किसी सूरत नहीं निकाला जाएगा। इस दौरान लॉरेंस बिश्नोई भारतीय रियासत या एस्टेब्लिशमेंट के लिए वही काम कर रहा है जो कॉलेज के दिनों में अपने दोस्त रॉबिन बरार के लिए करता था, यानी मुखालफिन का खात्मा। हर वो शख्स जो सियासी या नजरियाती तौर पर भारतीय एस्टेब्लिशमेंट को अपने लिए खतरा महसूस होता है, लॉरेंस बिश्नोई उसका कत्ल कर देता है, और इसका पहला शिकार बने मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला। की जिम्मेदारी जो है वो लकी उन्होंने ले ली है। लॉरेंस बिश्नोई is a name you're going to hear very often. आपको याद होगा कुछ साल कबल भारतीय पंजाब में किसानों ने एक बड़ी कामयाब तहरीक शुरू की, जहां भारतीय हुकूमत के कायम करदा एक कानून के खिलाफ बड़ी तादाद में पंजाबी इकट्ठे होकर दिल्ली आ गए। इस दौरान सिद्धू मूसेवाला को बड़ी मकबूलियत मिली कि इसके गानों और उनके बोल से बहुत सारे पंजाबी नौजवान मुतासिर हुए, और इन्होंने भारतीय हुकूमत से अपना जायज हक मांगना शुरू कर दिया, जो किसी भी तौर पे मौजूदा रजीम के लिए काबिल कबूल नहीं था। और इसी दौरान सिद्धू मूसेवाला ने अपना एक गाना रिकॉर्ड करवाया जो इस वक्त YouTube पे मशहूर है SYL के नाम से। SYL जिसका मतलब है सतला यमला लिंक कनाल, ये पानी की तकसीम का एक फार्मूला था कि जिसके तहत भारतीय पंजाब को पानी मिलना था, जिसे रोक दिया गया, मुख्तलिफ रियासतों में बांट दिया गया। अपने इस जायज हक को मनवाने के लिए सिद्धू मूसेवाला ने अपने गीत का सहारा लिया। इस गाने की तशहीर रोकने के लिए और इसे किसी भी तरह से मंजर आम पर रोकने के लिए सिद्धू मूसेवाला को बड़ी धमकियां दी गईं, कभी छोटे मोटे गैंगस्टर के थ्रू, कभी लॉरेंस बिश्नोई के थ्रू, लेकिन सिद्धू मूसेवाला नहीं माना। भारतीय एस्टेब्लिशमेंट से इसी मुखालफत की बुनियाद पे 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला को 30 गोलियां मार के बहिमाना तौर पर कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने, और यहाँ ये बात आपके लिए दिलचस्पी का बायस होगी कि जो शख्स
इस तमाम कत्ल में मुलविस था, इस तमाम ऑपरेशन में मुलविस था, उसका नाम था गोल्डी बरार। जी वही गोल्डी बरार जो यूनिवर्सिटी में आके दोस्त बना था लॉरेंस बिश्नोई का। अपने इस कत्ल की लूली लंगड़ी वजाहत देने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने इल्जाम लगाया कि चूंकि सिद्धू मूसेवाला मेरे मुखालिफ गैंग बम्बिया गैंग का सपोर्टर था, इसलिए मैंने उसका कत्ल कर दिया। वो इस बात का सबूत उसने ये दिया कि चूंकि सिद्धू मूसेवाला ने एक गाने में बम्बिया गैंग का जिक्र किया था, लिहाजा इससे साबित होता है कि वो बम्बिया गैंग का दोस्त था या उनकी पॉलिसीज की हिमायत करता था। जबकि हकीकत ये है कि तमाम पंजाब में रहने वाले लोग जानते होंगे कि बम्बिया दरअसल पंजाब में एक चिड़िया का नाम है। अगर आप गौर से वो गाना सुनेंगे, तवज्जो से वो सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बम्बिया चिड़िया की चहचहाहट का जिक्र किया गया है, क्योंकि एक आइकॉनिक हैसियत रखता है यह परिंदा पंजाब के लिए। जबकि इस कत्ल की हकीकत सिर्फ इतनी थी कि चूंकि सिद्धू मूसेवाला के गाने, उसके अल्फाज, उसकी शायरी और पंजाबी नौजवानों का एक जम्मे गफीर जिसको फॉलो करता था, वो मौजूदा भारतीय इस्टेब्लिशमेंट लिए खतरा था। लिहाजा इसीलिए सिद्धू मूसेवाला को बहिमाना तरीके से कत्ल करवा दिया गया। और यहाँ से उस नेक्सस का आगाज होता है जिसे हम गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई एंड रॉ नेक्सस कहते हैं। इस नेक्सस ने पे दर पे कई कत्ल करवाए, जिनमें सबसे मशहूर कत्ल हरदीप सिंह निजार का था, जिन्हें कनाडा की सरजमीन पे कत्ल किया गया। और ये वही कत्ल था जिसके बाद भारत और कनाडा के ताल्लुकात, सफारती ताल्लुकात, तारीख के खराब तरीन मोड़ पर आ खड़े हुए। यहाँ तक कि गुज़िश्ता माह अक्टूबर में जस्टिन ट्रूडो ने प्रेस ब्रीफिंग में बाकायदा तौर पर नाम लेके कहा कि भारतीय हुकूमत जेल में मौजूद कैदियों के गैंग के जरिए हमारे शहरियों का कत्ले आम करवा रही है। Directed through criminal organizations like the Lawrence Bishnoi gang to then result in violence against Canadians on the ground. इसके बाद इसी लॉरेंस बिश्नोई ने महाराष्ट्र में मुसलमानों की तवाना आवाज जनाब बाबा ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी, जिसे लोग बाबा सिद्दीकी के नाम से जानते हैं, बहिमाना तरीके से कत्ल कर दिया। यहाँ भारतीय एस्टेब्लिशमेंट ने दो मकासद हासिल किए। एक तो बाबा सिद्दीकी रास्ते से हट गए और दूसरा वो बॉलीवुड जो एक बहुत बड़े प्रोपेगेंडा मशीन की तरह हमेशा से भारतीय रियासत के साथ रहा है। इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो गाहे बगाहे या वक्तन फवक्तन भारतीय एस्टेब्लिशमेंट की जालमाना पॉलिसियों के खिलाफ बात करते थे, जिनमें सबसे मशहूर आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान हैं। और ये तीनों खान वो हैं जिनके बाबा सिद्दीकी से गहरे मरासिम रहे हैं। माजी में जब इनमें आपसी इख्तिलाफात भी हुए तो बाबा सिद्दीकी की मशहूर इफ्तार पार्टियों में गले मिलके दो कालिब यकजां हो गए। बाबा सिद्दीकी के कत्ल से दूसरा बड़ा फायदा ये हासिल हुआ कि अब बॉलीवुड में कोई जुर्रत नहीं करेगा रियासत की जालमाना पॉलिसियों के खिलाफ बात करने में। अगर वो करेगा तो उसके सामने बाबा सिद्दीकी और सलमान खान की मिसाल सामने होगी। दोस्तों, आज मैंने सोशल मीडिया पे एक तस्वीर देखी और एक तहरीर लिखी थी जिसके मुताबिक भारत में लॉरेंस बिश्नोई को सेलिब्रिटी के तौर पे पूजा जाने लगा है और अब लोग बाकायदा उसके तस्वीर वाली शर्ट्स फरोख्त कर रहे हैं और वो रिकॉर्ड तादाद में बिक रही हैं। यहाँ से मुझे फिर याद आ गया 2008 का वो दौर जब रहमान डकैत ने भी अपनी PR बेहतर करना शुरू कर दी थी और खुद को रहमान डकैत की जगह खान बाबा या खान भाई के तौर पे कहलवाना शुरू कर दिया था। इस दौरान एक कैप बड़ी मशहूर हुई जिसके ऊपर खान भाई लिखा होता था और लियारी में शायद ही उस वक्त कोई नौजवान ऐसा हो जो बिना खान कैप के घर से बाहर निकलता हो। जराइम की दुनिया से हीरो चुनने का अंजाम लियारी और उसके नौजवानों ने बाद में खूब भुगता। सिर्फ मुस्लिम या मौजूदा सियासी हुक्मरान जमात की मुखालफत की बुनियाद पे आप किसी दहशतगर्द को सेलिब्रिटी या हीरो बनाकर पेश करते हैं तो इसका जो अंजाम होता है बाद में, वो कराची में हम बखूबी देख चुके हैं। और ये भी देख चुके हैं कि दादल हो या अरशद पप्पू, हाजी लालू हो या रहमान डकैत और बाबा लाडला, इन सब का अंजाम सियासत की उसी गोली से होता है जिसे ये अपनी ताकत समझ रहे होते हैं। जिस दिन लॉरेंस बिश्नोई से तमाम मकासद हासिल कर लिए गए या मौजूदा हुकूमत तब्दील हो गई, उस दिन लॉरेंस बिश्नोई का अंजाम भी आप यही देखेंगे। इसकी लाश भी सड़क पर पड़ी होगी और कोई उठाने वाला नहीं होगा। कि जराइम पेशा फर्द भारत का हो या पाकिस्तान का, इन सब का अंजाम हमेशा एक सा ही होता है। इस वीडियो का अख्तिताम इसी पैगाम से करूंगा कि अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा और जितना मुमकिन हो सके जराइम की दुनिया से दूर रहिए कि इसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। अल्लाह हाफ़िज़।